तो हम लोगों ने कल शुरुआत की और कुछ बेसिक्स थे जिनके ऊपर हम लोगों ने बात की थी कल। आज अपन वहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आज अपन इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। शुरुआत इन द सेंस की जहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते, रूल्स के ऊपर अपन बात करेंगे। तो सभी लोग आई थिंक आ चुके होंगे, कुछ लोग हैं वो आ जाएंगे अभी। तो कल हम लोगों ने जितना कुछ देखा था ना, छोटी सी बात ये उसमें कि नाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है और वो नाउन या तो सिंगुलर होता है या फिर प्लूरल होता है। अगर वो अपनी मूल अवस्था में तो सिंगुलर होगा, लेकिन उसमें एस अथवा एस जुड़ेगा तो नाउन कैसा बनेगा? तो कैसा बनेगा नाउन? जब नाउन में एस एस जुड़ता तो नाउन कैसा बनता है? नहीं यार, प्लूरल बनता है, राइट? हाँ। और वर्ब के अंदर जब एस एस जुड़ता तो वर्ब कैसी बनती है? सिंगुलर। मतलब छोटी छोटी बातें, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये चीजें काम देगी शुरू से लेके अंत तक। तो बहुत ही आपको गौर से समझना है इन चीजों को। यहां तक क्लियर है? फिर कुछ प्रोनाउन की बात की थी, आई वी, सेकेंड पर्सन यू, बच गई सारी थर्ड पर्सन। तो आई प्रेजेंट में प्लूरल, पास्ट में सिंगुलर, वी हमेशा प्लूरल, यू हमेशा प्लूरल, और जो तीसरी लाइन थी उसमें केवल दे को छोड़कर बाकी सब सिंगुलर है। थोड़ा थोड़ा रिवीजन कर लिया करो ताकि ये चीजें आपके कंठस्थ हो जाए और यही चीजें आपको आगे जाके काम देगी, क्योंकि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आते वो इसी लेवल के क्वेश्चन आते जहां पर आप ये बखूबी से डिस्टिंग्विश कर पाओ कि कौन सा सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल है। तो अगर आप लोग तैयार हो तो अपन आगे शुरुआत करें? ठीक है भाई, है ना? बहुत ही आप गौर से सुनना। तो यहां पर एक छोटी सी बात है, और मैं ये चाह रहा हूं कि अंग्रेजी अगर आपको लग रही है कि मुश्किल है तो व्याकरण हिंदी के अंदर होती है, तो मैं हिंदी से ही आपको सवाल पूछ लूंगा। क्योंकि अगर मैं नाउन आपसे पूछूं, इससे बेहतर है कि मैं आपसे पूछ लूं संज्ञा क्या होती है, तो उसमें तो आप कंफर्टेबल हो, वही बता देना, इतनी सी बात मेरे लिए पर्याप्त है। तो मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे लिख रहा हूं, और ये देखो दिखने में छोटी है लेकिन सबसे पहला नियम है इस टॉपिक का, और इतना महत्वपूर्ण नियम कि जहां से क्वेश्चन लगभग संभावना बनती है पूछे जाने की। मैं केवल वो करवाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहां पर एक बार गौर करके देखना, मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं, जैसे कि देखो यहां मैंने क्या लिखा? सब्जेक्ट, राइट ना? और यहां पर भी मैंने क्या लिखा? सब्जेक्ट। ये दो चीजें लिख दी। और आप मुझे बताओ कि सब्जेक्ट के बाद में क्या आती है? वर्ब आती है, राइट? तो अब आपके पास में ये वर्ब है। तो जब एक सब्जेक्ट था ना आपके पास तो आपने देख कर डिसाइड कर लिया था, अगर वो सिंगुलर है तो आपने सिंगुलर वर्ब लगा दी, और यदि वो प्लूरल है तो आपने प्लूरल वर्ब लगा दी। लेकिन अगर आपके पास में डबल सब्जेक्ट्स आ जाए तो फिर आप क्या करोगे? वर्ब सिंगुलर करोगे या प्लूरल करोगे? बताओ आंसर। अगर दो सब्जेक्ट आ जाए तो आप क्या करोगे? यस, बताओ, थोड़ा सा कॉमन सेंस से बताओ, क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? कुछ तो करोगे या कुछ नहीं करोगे? तो चलो ठीक है, मैं आपको एक सेंटेंस बोलता हूं हिंदी का, आप दोनों सेंटेंस में से बताना सही कौन सा है। पहला सेंटेंस है, बहुत ही कॉमन सा सेंटेंस है, राम श्याम आए, और दूसरा सेंटेंस है राम और श्याम आए। बताओ कौन सा सही है? राम श्याम आए या राम और श्याम आए? क्यों? अब सुनो ध्यान से, कभी भी किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के रूप में जब भी दो सब्जेक्ट आएंगे तो वो निश्चित रूप से किसी न किसी कंजक्शन से जुड़े हुए होंगे। कंजक्शन का मतलब क्या? जोड़ने वाला शब्द। जैसे आपने और लगाया, जिसको अपन इंग्लिश में एंड बोलते हैं। सीधे सीधे कभी दो सब्जेक्ट एक साथ नहीं आ सकते। अगर आपने ये कह देना राम श्याम आए, इसका मतलब एक ही व्यक्ति जिसका नाम क्या है? राम श्याम। जबकि मैं बताना चाहता हूं कि राम और श्याम आए, तो आपको ये कहना पड़ेगा राम एवं श्याम आए, राम तथा श्याम आए, राम और श्याम आए। ये और क्या है? ये कंजक्शन है। और कंजक्शन क्या होता है? कुछ नहीं, जोड़ने वाला शब्द है। तो आप ये गौर करो कि डबल सब्जेक्ट ऐसे आ ही नहीं सकते जब तक कि बीच में कोई कंजक्शन ना हो।
ये तो मानते हो ना? तो सीधा सीधा हम कुछ भी नहीं कह सकते, सीधा सीधा आप कुछ भी नहीं कह सकते। ये वर्ब आप में से कोई भी नहीं बता सकता कि वर्ब कैसे आएगी। क्यों? क्योंकि दो सब्जेक्ट तो, लेकिन बीच में जोड़ने वाला कुछ भी नहीं। अब डिपेंड करेगा कि बीच में जिस तरह का कंजक्शन आएगा उसी तरह से वर्ब क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। तो मैं कुछ ऐसे वर्ड्स लिख रहा हूं जो आरपीएससी के अंदर फेमस है, यानी आरपीएससी का कोई भी एग्जाम उठाओ या फिर बोर्ड का कोई एग्जाम उठाओ, उसमें ये बहुत बार पूछे गए, वो सारे शब्द आपको लिखवा दूंगा। आप तो केवल ये याद रख लेना, इसी से आपका काम बन जाएगा। पहला देखो, पहला आपके पास में कि यदि दो सब्जेक्ट किससे जुड़ जाए, बताओ किससे जुड़ जाए? तो इसको ऑफ नहीं बोला जाता वैसे तो। जैसे अगर आप इसको ऑफ बोलोगे तो इसको क्या बोलोगे? इसको भी ऑफ बोलेंगे। तो और मैं ज्यादा बोलूंगा तो आपको मेरे ऊपर डाउट होगा कि मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूं। तो सुनो, ये जो है ना, ये आपके पास में, इसको अपन ऑफ बोलते हैं। और ये इसकी स्पेलिंग भी अगर आप देखो तो आप क्या बोलोगे? ओ डबल एफ जैसा कुछ भी नहीं होता है। हमने बचपन में जो सबसे पहली स्पेलिंग पढ़ी A4, और उसकी स्पेलिंग बता दो एक बार। वो ही तो गलत पढ़ी, वो ही तो गलत पढ़ी ना शुरू में, तभी तो प्रॉब्लम हो रही है। तो वो हाँ, तो ये मेरे को, मैं हम सबको यही पढ़ा है, लेकिन बाद में जाके हम थोड़ा सा पढ़ते तो पता चलता है कि अच्छा हम अभी भी गलत ही पढ़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं कि हम बहुत सारी चीजें अभी भी सही, अभी भी गलत पढ़ रहे हैं। तो APP, अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अंग्रेजी भाषा या किसी भी भाषा की बात करूं, जब मैं अक्षरों की बात करूं ना, जिसको अंग्रेजी में लेटर्स बोलते हो, उनको कभी भी डबल नहीं बोला जाता, याद रखना। ये डबल केवल संख्याओं तक सीमित होता है, न्यूमेरिकल्स तक। जैसे 22 आप कह सकते हो, 44 कह सकते हो, 55 कह सकते हो। क्यों? क्योंकि संख्याएं हैं। जब भी आप अक्षरों की बात करो तो ये हमेशा अपने आप में इंडिविजुअल ही बोले जाएंगे। APPLE होता है, न कि APPLE। आप किसी भी अंग्रेज से सुनोगे तो उसको वो APPLE बोलेगा, वो कभी डबल नहीं बोलेगा, क्यों? होता ही नहीं है डबल। इसको बोलोगे तो OFF है, न कि OFF है। हम शुरू से यही बोलते आ रहे। तो मैं इस पे इतना ध्यान नहीं दूंगा क्योंकि उच्चारण से संबंधित आपके कोई सिलेबस में नहीं है। अगर ग्रेड फर्स्ट का आप सब्जेक्ट से देते हो तो हम वहाँ पे फोनेटिक्स पढ़ाते हैं, वो पूरी शब्द उत्पत्ति विज्ञान ध्वनि से संबंधित होती है, तो हम उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। मैं मोटा मोटा आपको बता दूं, इसको ओफ बोला जाता है, इसको औ बोला जाता है, ए व औ, लेकिन हम इसको ओफ ही बोलेंगे ताकि हम समझ पाए। तो अगर दो सब्जेक्ट या तो किससे जुड़ जाए? ओफ से जुड़ जाए। या फिर दो सब्जेक्ट आपके पास में किससे जुड़ जाए? बताओ। विद या विथ दोनों ही बोला जाता है, विद से जुड़ जाए। या दो सब्जेक्ट आपके पास में किससे जुड़ जाए? अलोंग विथ से जुड़ जाए। किससे जुड़ जाए? अलोंग विथ से जुड़ जाए। या दो सब्जेक्ट आपके पास में टुगेदर विथ से, इसको हम टुगेदर नहीं बोलते, याद रखना, इसको अपन टुगेदर बोलते। जैसे टुडे नहीं होता, वो टडे ही होता है, हम उसको क्या बोलते? टुडे। तो ये आपके पास में दो सब्जेक्ट किससे जुड़ जाए? बताओ। टुगेदर विथ से जुड़ जाए। या दो सब्जेक्ट आपके पास में किससे जुड़ जाए? एज वेल एज से जुड़ जाए। या दो सब्जेक्ट आपके पास में किससे जुड़ जाए? बिसाइड्स से जुड़ जाए, वैसे इसको बिसाइड्स बोला जाता है, बिसाइड्स से जुड़ जाए। या दो सब्जेक्ट आपके पास में एक्सेप्ट से जुड़ जाए। अब इधर थोड़ी जगह नहीं है तो हम थोड़ा इधर लिख लेते, इंपॉर्टेंट है, उसमें टिक लगा दूंगा, सारे याद करने की कोई जरूरत नहीं है। या एक्सेप्ट से जुड़ जाए। या दो सब्जेक्ट किससे जुड़ जाए? बताओ। लाइक से जुड़ जाए। या दो सब्जेक्ट किससे जुड़ जाए? अनलाइक से जुड़ जाए। या दो सब्जेक्ट किससे जुड़ जाए? नो लेस देन से जुड़ जाए। या दो सब्जेक्ट गाइडेड बाय से जुड़ जाए। किससे जुड़ जाए बाओ? गाइडेड बाय। या दो सब्जेक्ट किससे जुड़ जाए? बताओ। हेडेड बाय से जुड़ जाए। या दो सब्जेक्ट इन एडिशन टू से जुड़ जाए। किससे जुड़ जाए? इन एडिशन टू से। अब आपको याद क्या करना है? इंपॉर्टेंट ये। तो एग्जाम के अंदर जो मोस्ट ऑफ टाइम जो आपसे, ये तो मैंने सारे लिखवा दिए जो है, लेकिन याद आपको सारे नहीं करने। आपको केवल देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये शुरुआत वाले जो मैंने लिखा है,
केवल आप पूरे याद नहीं करो, तो जहाँ जहाँ मैं टिक लगा रहा हूँ केवल आप इन्हीं को पढ़ लेना, बाकी आप इधर वाले पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है जब इनसे क्वेश्चन पूछा गया है। बस आपको मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि अगर ये दे तो ऐसा होता है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है ना। अब सुनो, देखो, अब 1 मिनट लिखना मत, राइट। अब अगर दो सब्जेक्ट इनमें से किसी भी एक शब्द के माध्यम से जुड़ गए, अब वर्ब कैसी आएगी? तो याद रखना, ऐसी स्थिति के अंदर वर्ब हमेशा किसके अनुसार आएगी? पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। सेकंड सब्जेक्ट आपके लिए क्या हो चुका? बिल्कुल गायब हो चुका है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेकंड वाला सिंगुलर है या प्लूरल है, आपको केवल और केवल क्या देखना, बताओ? पहला देख। जैसा पहला सब्जेक्ट है वैसे आपके पास में क्या होगा? अगर पहला सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और अगर पहला प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल। कोई प्रॉब्लम? बस ये वर्ड्स आपको याद रखने। अगर आपने ये याद रख लिए तो फिर आपका गलत नहीं होगा। तो जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप मेरे को एक बार बताना कि सही है या गलत है। तो देखो, अगर मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल यहां पे दूं, जो बाकी अपन बाद में देखेंगे एग्जांपल, एक बार छोटा सा देखिए। देखो, द शॉप। अब आप ध्यान लगाना, क्या होगा? शॉप का मतलब क्या है? दुकान, सब लोग जानते हो। द शॉप, ऐसा आवाज सही नहीं आ रही? अच्छा, पता नहीं चल रहा मैं क्या बोल पा रहा हूं, ऐसे से बोल, गूंज रही है ना? हाँ, मुझे भी ऐसा कुछ फील तो हो रहा है, लेकिन इसका क्या समाधान है ये मुझे भी नहीं पता। क्या किया जाए? अच्छा, अच्छे से आती है तो कैसे होता है ये मुझे भी नहीं पता। हाँ, अच्छा, थोड़ा धीरे बोलूं? ओके, ठीक है। तो ये पहला आपके पास में सेंटेंस है, द सोप। उसके बाद में है, देखो, अब ध्यान से बताना आप, राइट। कंटेंट्स का मतलब है जो चीजें शॉप के अंदर शामिल है, जो भी चीजें हैं सारी। और यहां पर आपके पास में दे दिया ऑप्शन बी, बर्न्ड। बर्न्ड की थर्ड फॉर्म है बर्न्ड, जल जाना, खाक हो जाना। और ये है लास्ट मंथ। अब आप मुझे बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा? यस, बताओ। द शॉप। अब यहां आपको वर्ब भरना, इसका मतलब वर्ब से जितना भी जो पहले वाला पार्ट है वो सारा सब्जेक्ट है ना? इज दैट राइट? तो ये सब्जेक्ट क्या? ये रहा पूरा का पूरा। लेकिन यह सब्जेक्ट एक नहीं है। एक तो आपके पास में क्या है? शॉप। और एक क्या है? इट्स कंटेंट्स, यानी दुकान और उसके अंदर समाहित जो भी चीजें वगैरह जो भी है। तो अब मुझे बताओ, जब टुगेदर विथ से जुड़ गया तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है या फिर ये है? पहला, सेकंड वाला सब्जेक्ट से हमें कोई लेना देना नहीं। अगर लेना देना होता तो ये तो प्लूरल है, फिर तो ये हमारे लिए बिल्कुल क्या बन जाता है? अनइम्पोर्टेंट बन जाता है। ऐसे स्थिति में हम इसको काट सकते हैं और हमारे लिए सबसे प्रोमिनेंट बन जाता है सब्जेक्ट फर्स्ट, जो कि शॉप है और वो एक वचन है। इसलिए जो वर्ब आएगी वो भी कैसी होगी? एक वचन आएगी। अब बी का मतलब क्या होता है? इज, एम, आर, वोज या फिर वर। और आप सबको पता है कि यहां पे क्या लिखा हुआ है? इज, एम, आर आ नहीं सकता क्योंकि वो प्रेजेंट का है। तो फिर क्या बचा? पास, या तो वोज या वर। अब खुद बताओ आंसर क्या होगा? वोज होगा। तो बिल्कुल सही आंसर आपका क्या होगा? वोज ही होगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस तरह के एग्जाम्पल आपको एग्जाम में पूछे जाते, ब्लैंक देके, बीच में खाली स्थान देके 4 ऑप्शंस मिलते और चारों में से आपको एक का चुनाव करना पड़ता। तो अब अगर ऐसा कोई सेंटेंस आए तो आप कर दोगे ना? जैसे मैं एग्जाम्पल और लिखाऊंगा, अभी तो मैंने केवल इसके आधारित आपको एक सवाल देके मैंने समझाया। यहां तक क्लियर है क्या? बताओ ये वाली।
तो अब देखो, इसको मैं लैंग्वेज में लिखवाऊं या आप इस तरह से समझ जाओगे? लैंग्वेज में लिखाऊं? लिखो फिर, आप लिखो। अगर लैंग्वेज में लिखना चाहते हो तो लिखो। आप लिखेंगे, यदि दो सब्जेक्ट्स लैंग्वेज में आप लिखेंगे, यदि दो सब्जेक्ट्स, अब इसके बाद में ये लिख लो, ऑफ विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, वगैरह वगैरह जो भी लिखे हो ना, सारे शब्द लिख लो बीच वाले। हाँ, यदि दो सब्जेक्ट्स, उसके बाद में आप क्या लिखोगे? ऑफ विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, ये सारे शब्द लिख लोगे जो बीच में लिखे हुए। हाँ, मतलब कौन कौन से लिखने? ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये आपको लिखने। थोड़ा सा तेज ही लिखा करो आप, मतलब ताकि लिखने में समय ना जाए ज्यादा। यदि दो सब्जेक्ट्स, और उसके बाद में आप लिखेंगे जो ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, इन वर्ड्स को एक बार आप लिख लो। राइट, ये वर्ड्स आपने लिख लिए होंगे। से जुड़े हुए हो, आप आगे लिखेंगे, से जुड़े हुए हो, से जुड़े हुए हो, से जुड़े हुए हो। तो आने वाली वर्ब, तो आने वाली वर्ब, तो आने वाली वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार होगी। तो आने वाली वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार होगी। बस इतना सा लिखना है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों के ये एग्जाम्पल होने चाहिए बिल्कुल सही। आप बिल्कुल अच्छे से आप अपने ब्रेन का यूज करें और फिर उसके बाद में आंसर बताए कि सही आंसर्स क्या है जो यहाँ पे लिखने वाला हूँ। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दूंगा, एक तो यही है, आप यही लिखें, और उसके बाद में दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कुछ एग्जाम्पल दूंगा, आप आंसर बताना। तो देखिए, दूसरा सेंटेंस आपके पास में क्या है यहां पर, जैसे देखो, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बुद्धिस्ट टीचिंग्स। इसका मतलब होता है मोक्ष। सेल्वेशन का मतलब होता है मोक्ष या मुक्ति, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल आप देख के बताएंगे, सॉरी दूसरा, तीसरा एग्जाम्पल आपके पास में है, ये है,
बताएंगे आंसर क्या है? याद रखना, इसमें इस वाले नियम में एंड नोट भी शामिल किया जाता है। जो कुछ वर्ड्स लिखे थे ना, एंड नोट भी उन्हीं वर्ड्स के साथ शामिल होता है। तो कप्तान सिंह जी क्या लिख रहे हैं कि सामने लिखो। अच्छा, नहीं दिखाई तो दे रहा है ना वैसे सारी। ठीक है, ओके ओके। ओके, सो ये कुछ एग्जाम्पल्स है यहाँ पे। हाँ हाँ, अभी बिल्कुल अब दिखाई दे देगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। अब आप आंसर्स लिखेंगे, फिर आप आंसर बताओ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी सवालों के आपके आंसर क्या होंगे, सही होंगे। बताओ सभी के आंसर्स क्या होंगे। यस, तो पहला सवाल आप पहले का तो आपने बता ही दिया था, द शॉप वाला। सेकंड क्वेश्चन है, इसका आप आंसर बताएंगे। लिखा हुआ है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बुद्धिस्ट टीचिंग्स इज या आर टू सिक्योर इंडिविजुअल सल्वेशन। क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा? मुझे पता है कि इसका मीनिंग नहीं क्लियर हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो आंसर चाहिए। तो आंसर सब्जेक्ट और केवल वर्ब तक ही आपको ढूंढना है, आगे नहीं बढ़ना। आगे क्या लिखा हुआ है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास में ये शब्द लिखा हुआ है। तो बताओ आंसर क्या है। तो आप देखो यहां पर, आप देखो वर्ब से पहले एक तो लिखा हुआ है द ऑब्जेक्टिव, और एक क्या लिखा हुआ है, दो शब्द है ना। पहला शब्द ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? उद्देश्य होता है ना, ऑब्जेक्टिव। और दूसरा शब्द है बुद्धिस्ट टीचिंग, यानी बुद्ध की शिक्षाएं। बुद्ध की जो शिक्षाएं, ये तो प्लूरल है, लेकिन इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे लिए जो पहला सब्जेक्ट है वो मुख्य है। और पहला सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव्स है? एक वचन या बहुवचन? एक। बुद्ध की अगर आप शिक्षाओं को देखो तो बहुत सारी शिक्षाएं, लेकिन उनका एकमात्र उद्देश्य क्या है? निर्वाण की प्राप्ति होना। हाँ, एच, हाँ एच आएगा बिल्कुल, बुद्धिस्ट एच आएगा, BUDDHIST। ये तो कोई बात नहीं, आप कर लेना। तो बुद्ध की जितनी भी जो टीचिंग्स है, उसका एकमात्र जो पर्पज है, उद्देश्य है, वो क्या बताओ? निर्वाण की प्राप्ति होना। और निर्वाण को उन्होंने जिस मोक्ष के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया, उसका नाम क्या था? निर्वाण था। उन्होंने हालांकि ईश्वर के अस्तित्व को नहीं स्वीकार किया, न आत्मा को स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने मोक्ष को क्या किया? स्वीकार किया। तो एकमात्र उद्देश्य तो क्या था बताओ? मुक्ति। तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा बताओ? आंसर क्या होगा? इज होगा। वेरी गुड। दूसरा देखो, द इंफॉर्मेशन ऑफ रिफॉर्म्स वॉज या वर ए नेसेसरी स्टेप। बताओ आंसर क्या होगा? द इंफॉर्मेशन ऑफ रिफॉर्म्स वॉज या वर ए नेसेसरी रिफॉर्म। यहां पर भी ऑफ है, ऑफ के बाद में तो रिफॉर्म्स है, यानी बहुत ज्यादा सुधारों की बात करें। लेकिन यहां पर क्या बताओ? इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना। तो हिंदी में तो आप सूचना को सूचनाएं बोलते हो,
बट इंग्लिश के अंदर इंफॉर्मेशन हमेशा क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, हमेशा ही सिंगुलर होता है। और सिंगुलर होता है इसका मतलब वर्ब भी कैसे आएगी, सिंगुलर। समझ गए? आगे देखो क्या है, सिल्वर एज वेल एज कॉटन, उसके बाद में हैव फॉलन इन प्राइसेस। बताओ क्या होगा? तो यहां पर आपके पास में क्या लिखा हुआ है, एज वेल एज, राइट। तो अब जो आपके पास में इधर सिल्वर है और इधर क्या है, कॉटन। दोनों में से हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है, सिल्वर, क्योंकि हमें बाद वाले से कोई मतलब नहीं है। सिल्वर क्या है, चांदी, और ये कैसा नाउन है, पदार्थवाचक, मटेरियल नाउन। और जितने भी पदार्थवाचक संज्ञाएं होती है वो अनकाउंटेबल होती है। चांदी को अपन गिन नहीं सकते, इसको अपन तोलते मापते हैं। जिसको आप गिन नहीं सकते उसको तोला जाता है और मापा जाता है, मेजरमेंट किया जाता है उसका। इसलिए यहां पे ये सिल्वर के अनुसार हैव है, तो हैव का सिंगुलर फॉर्म क्या होगा बताओ, हैज हो जाएगा। और आगे देखो, यू एंड नॉट योर फ्रेंड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टाइम। हाँ यस, अब आंसर क्या होगा आपका, यू एंड नॉट योर फ्रेंड। तो ये वाला जो फ्रेंड है ना, ये तो क्या हो गया, गाय। इंपॉर्टेंट क्या बताओ, यू। यू के अनुसार क्या आएगा, बी में से आर आएगा। और सुनो यहां पर क्या लगाया हुआ है, दिस टाइम, यानी मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। अगर दैट टाइम होता तो पास्ट होता, दिस टाइम प्रेजेंट है, और अगर ये प्रेजेंट है तो आपका आंसर क्या होगा। ये नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कौन से वाला, ये वाला, हाँ हाँ, ये प्रेजेंट के अंदर फॉर्म थर्ड फॉर्म है, लेकिन प्रेजेंट के अंदर आप खुद देखो कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। तो प्रेजेंट मतलब परफेक्ट तो कोई सा भी टेंस हो, सभी के अंदर थर्ड फॉर्म आती है। इसके तुरंत बाद अपन टेंसेस पढ़ेंगे, उसमें सारी बात अपन यही करेंगे। बेसिक ये है तो एक बार ये देख लेते। तो यहां तक क्लियर है, मिटा दो इसको। सेकंड नियम, और मैं आपसे कह रहा हूं कि इस टॉपिक से थोड़ा सा एक लंबा अरसा हो गया जब सवाल नहीं पूछा जा रहा है, तो मुझे पूरी तरह से एक उम्मीद है कि शायद इस बार इस टॉपिक से सवाल पूछा जाएगा। हाँ, पिछली बार पूछा गया था, आपके ग्रेड फेस्ट में ही पूछा गया था। एक शब्द था मेनी ए, इससे एक सवाल पूछा गया, तो इसी टॉपिक से था, पिछली बार पूछा गया था। अब मिटा दो इसको। अब सुनो, देखो अपन सेकंड नियम पे बात करें तो सेकंड जो नियम है ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, और ये रूल आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो एक बार, अब सुनना देखो ध्यान से, ठीक है, मैं लिखवा रहा हूं, है ना। अब देखो सेकंड जो नियम है वो आपके पास में क्या है, मैं यहां पे कुछ फ्रेज लिख रहा हूं। फ्रेज का मतलब शब्द समूह है। जैसे देखो, एक तो मैंने लिखा है ए नंबर ऑफ, क्या लिखा है, ए नंबर ऑफ। सुनो, ये ए नंबर ऑफ भी हो सकता है, ए लार्ज नंबर ऑफ भी हो सकता है। और जो दूसरा शब्द आपके पास में है वो है द नंबर ऑफ। दोनों में फर्क है, देखो, एक तो ए नंबर ऑफ है, एक द नंबर ऑफ है। तो आपने कभी ये शब्द सुने पहले से, सुने ना, कभी ना कभी तो सुने होंगे। जरूरी ये नहीं है कि आपको पूरी तरह से पता हो, लेकिन कभी ना कभी तो आपने सुने होंगे। इससे पहले कि मैं थोड़ा सा इस पे बात करूं, एक शब्द ये आपके पास में प्रेपोजिशन है ऑफ, जिसको अपन ऑफ और जो भी बोलो, इसका मतलब आप मुझे बता दो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, इसका हिंदी में मतलब क्या है। देखो, एक तो इसका मतलब का है, के है, की है, इस तरह से निकलता ना। ए बुक ऑफ राम, राम की किताब। ए स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, इस कक्षा का विद्यार्थी। इज दैट राइट ना। एक ऑफ का मतलब ये होता है में से। एक ऑफ का मतलब क्या होता है, में से। जैसे इस क्लास में से एक स्टूडेंट आया, तो उसको इंग्लिश में क्या कहोगे, ए स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास के, इस क्लास में से एक स्टूडेंट। तो इसका मतलब क्या होता है बताओ, में से, है ना, में से। अब देखो आप खुद बताना एक बार लॉजिक से सोच के, थोड़ा सा नींद को उड़ा के, और लॉजिक से एक बार बताना मेरे को कि जब इसका मतलब में से है, तो जब इसके बाद में यहां कोई बहुवचन होगा तभी तो उनमें से आप कुछ निकालोगे ना। आप कभी एक में से कुछ निकाल सकते हो क्या,
अगर मैं कहूं कि एक में से एक लड़का आया, ये कहना कितना हास्यास्पद होगा, आप खुद बताओ। एक में से एक लड़का आया, ऐसे कहने से बजाय आप ये कह दो ना कि एक लड़का आया। आप ये कह सकते हो कि दो में से एक लड़का आया या पांच में से एक लड़का आया। इसका मतलब है कि में से आप तभी तो करोगे ना जब आगे आने वाली संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी, तभी तो उनमें से कुछ निकालोगे ना। तो 90% केसेस, नोट 100%, 90% केस के अंदर आप हमेशा याद रखना जो ये रूल एप्लीकेबल होगा, और वो ये है कि ऑफ के बाद में जो भी नाउन आएगा ना, वो नाउन कैसा होगा आपके पास में, प्लूरल, तभी तो इसमें से कुछ निकाला जाएगा। जैसे देखो, 1 ऑफ 2 बॉयज, या जो भी आप करो, मतलब 2 3 4 5, लेकिन यहां वाला जो नाउन है वो कैसा होना चाहिए बताओ, प्लूरल होना चाहिए। और ये 100% सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अनकाउंटेबल में से भी तो कुछ निकाल सकते हैं ना। 1 लीटर पानी में से आधा लीटर निकाला, तो 1 लीटर कहां प्लूरल हुआ। इसीलिए मैंने कहा कि 90% केसेस के अंदर आपके पास में जो ऑफ के बाद में आने वाला जो भी नाउन होगा वो कैसा होगा, प्लूरल होगा, यानी बहुवचन होगा। तो यहां पर आप सोचो कि ऑफ आ रखा है, इसका मतलब इसके बाद में जो भी नाउन आएगा वो नाउन कैसा होगा बताओ, प्लूरल होगा। और इसके बाद में भी जो भी नाउन आएगा वो नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा। ये तो दोनों के अंदर सिमिट्री हुई, सिमिलैरिटी, समानता हुई। लेकिन अब ये असमानता, और वो ये असमानता क्या है कि ए नंबर ऑफ के बाद में जो वर्ब आती है वो वर्ब कैसी होती है बताओ, प्लूरल। लेकिन द नंबर ऑफ के बाद में जो वर्ब आती है वो वर्ब कैसी होती है बताओ, सिंगुलर। तो ये याद रखना आपको, ये आपसे पूछा जा सकता है। ए नंबर और द नंबर ऑफ के बाद में आने वाला नाउन तो दोनों ही स्थितियों में कैसा होता है, लेकिन जहां आर्टिकल ए लगा हुआ वहां पे वर्ब प्लूरल है, और जहां पे जो आर्टिकल द लगा हुआ है वहां पे वर्ब कैसी है, सिंगुलर है। अब आपसे मैं कहूं कि आपका मन तो ऐसा कर रहा है कि आर्टिकल ए लगा है, इसका मतलब एक है तो सिंगुलर आनी चाहिए थी वर्ब, है ना। लेकिन मैं फिर भी बता दूं, ये पूरी एक फ्रेज है जिसका एक निश्चित नियम है। अगर आप समझना चाहते हो तो मैं आपको इस तरह से समझाना चाहूंगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि ए डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, ए डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। अब आपसे ही पूछूंगा मैं, ए डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, यानी जो डॉग है वो कैसा होता है, वफादार जानवर होता है। तो आपने कहा एक कुत्ता वफादार जानवर होता है, तो क्या एक ही कुत्ता होता है, या इस एक के माध्यम से हम सबकी बात कर रहे हैं। A loin is a king of a forest, तो क्या एक ही लोइन है जो पूरे जंगल का राजा है, या फिर एक के माध्यम से हम सबकी बात करें। तो जहां आर्टिकल ए लगता है ना, वहां चीजें सीमित नहीं होती है, चीजें असीमित होती है। और जहां आर्टिकल द लग जाए वहां पे चीजें क्या होती है, विशेष होती है, स्पेसिफाइड होती है और सीमित होती है। इसलिए आप ये याद रखना, जहां आर्टिकल द लगा वहां वर्ब कैसी होगी, क्योंकि चीजें क्या हो रही है, सीमित हो रही है, लिमिटेड हो रही है, स्पेसिफाइड हो रही है। और जहां आर्टिकल ए लगा वहां चीजें जनरल हो रही है, सामान्य हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है। तो आपने वर्ब कैसे लगाए बताओ। ये तो मैंने समझाया, ये रूल नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये तो रटने वाला ही था वैसे तो, कि जहां पे ए नंबर ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल, और द नंबर ऑफ के बाद में आने वाला नाउन तो प्लूरल है, लेकिन वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। और ये काफी बार पूछा गया है। तो आप केवल कंफ्यूज यहां पे हो जाओगे, ये याद रखना कि जहां आर्टिकल ए होगा वहां पे वर्ब प्लूरल होगी, और जहां आर्टिकल द होगा वहां वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। अब मेरे सबसे इसको तो आप इसी तरह से याद कर सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं। मैं एग्जाम्पल लिखूं, आप आंसर बता दोगे। अब देखो, मैं 2-4 एग्जाम्पल लिखता हूं, आप मुझे इन्हीं को देकर आंसर बताना है कि आंसर क्या होगा आपका। जैसे देखो, पहला एग्जाम्पल आपके पास में है, a number of patients have या has been diagnosed with
कैंसर। देखो पहला सेंटेंस, आंसर बताएगी आप क्या होगा। दूसरा, द नंबर ऑफ क्रिमिनल्स increasing nowadays। इसमें आप क्या करोगे। और तीसरा, the number of boys we need to hire। 20, 20 सही, 20। अब वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल और भी अपन लिख सकते हैं, लेकिन समझ में आपको आ जाएंगे 3 एग्जाम्पल, ठीक है। आप बताएंगे इन तीनों का आंसर क्या होगा। इन तीनों का आंसर क्या होगा। यस, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखा हुआ है और कुछ एग्जाम्पल्स भी है, तो मेरे हिसाब से आप आराम से बता सकते। और इतना कोई मुश्किल नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ पूरे सेंटेंस को कभी मत पढ़ना। अगर आपने एक साथ पूरे सेंटेंस को पढ़ा तो आप कभी इसका आंसर नहीं बता पाओगे। आपको शब्दों को पढ़ना है, शब्द आपको सही त्रुटि तक ले जाएंगे, पूरा सेंटेंस कभी नहीं। और इसके पीछे कारण है, ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूं अभी इसके पीछे क्या कारण है। आपसे पहले तो ऑनलाइन वालों के आंसर आ गए, यहाँ पे देखो इन्होंने बता भी दी। यस, इसके साथ में देखो एक छोटी सी बात और चाहता हूं आप लोग करें, इससे आपको काफी फायदा होगा। वो ये है कि एक जना पढ़ना और एक साथ 30 जने पढ़ना, इसमें से बेहतर है कि एक साथ 23 लोग पढ़ना। अब देखो प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे मान लो आप अकेले पढ़ रहे हो, आपके पास में कोई सवाल निकल के आया तो आपको आंसर नहीं मिला, तो वो सवाल आप तक ही क्या हो जाएगा, सीमित हो जाएगा। मैं अक्सर हर बेच में ऐसा करता हूं कि एक आप ग्रुप अपना क्रिएट कर सकते हो, जिसमें मान लो कि कोई भी एक व्यक्ति है वो पढ़ रहा, उसके पास ऐसा सवाल आया, या फिर मेरे पास किसी ने सवाल सेंड किया, मुझे लगा कि अच्छा है या मुझे भेजना है, या कुछ इम्पोर्टेंट कोई भी ऐसे सोचना जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, तो एक मंच ऐसा होना चाहिए जहां पे अपन प्रेषित कर पाए उस चीज को। यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। तो आप क्रिएट कर सकते हो, लेकिन उसमें एक छोटा सा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ग्रुप सेपरेट होगा तो बेहतर होगा। तो मुझे बताओ बॉयज में कौन है जिम्मेदारी लेगा जो क्रिएट कर पाएंगे। यस, कौन? दिनेश जी। कौन है दिनेश जी, बताइए आप में से। दिनेश जी कहाँ पर है बताओ एक बार, प्लीज प्लीज रेज योर हैंड। हाँ, तो जितने भी बॉयज है आप दिनेश जी को अपने नंबर दीजिए, वो आपको ऐड कर लेंगे। और गर्ल्स में भाई कौन है आप में से, जो आप में से किसने चुनाव लड़ा है गर्ल्स में से? कोई है आप में से जो क्रिएट करेगा? बताओ बताओ। अच्छा, ये कर लेंगे, आप कर लोगे? ठीक, आप कर लोगे? कुछ नहीं, ग्रुप बनाना छोटा सा, बना लोगे? ठीक। आपका नाम? नैना। तो आप इनसे संपर्क कर सकते, आप इनसे। इसमें कोई भी ऐसा होना, जैसे मान लो कोई सवाल हो जो आपको डालना है,
या आपकी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्वेश्चन हो, तो उसको आप डाल सकते हो इस। हाँ, मेरे को नहीं करोगे क्या? या कर ले। ओके ओके, आप ऐड कर सकते हो उसमें आपको, लेकिन वो है कि सामूहिक रूप से हम प्रयास करेंगे तो वो चीज़ आपके लिए बेहतर होगी और उस चीज़ को अपन अच्छी तरह से रिटेन कर सकते। तो काफ़ी हेल्थी डिस्कशन आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते। तो दिनेश जी से संपर्क करें आप, और बाकी गर्ल्स है वो नैना जो है इनका नाम, इनसे आप कांटेक्ट करें। ये वाला जो नियम है आप ये अब आंसर भी आप मुझे बता दीजिए। जैसे पहला जो सेंटेंस है, अ नंबर ऑफ पेशेंट्स हैव या हैज बीन डायग्नोज्ड विद कैंसर, क्या करोगे? यस, देखो सोचो जरा ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, आर्टिकल ए है, तो नाउन पेशेंट नहीं है, पेशेंट्स है, और यहां पर जो वर्ब है वो भी प्लूरल आएगी। अगर आपने ये लिखा बिल्कुल सही लिखा। दूसरा एग्जांपल आप देखो, द नंबर ऑफ, आर्टिकल द है, और जब आर्टिकल द है तो देखो नाउन तो प्लूरल होगा लेकिन वर्ब सिंगुलर होगी। और यहां पर देखो, द नंबर ऑफ बॉयज वी नीड टू हायर, यहां पे द नंबर ऑफ बॉयज ये तो प्लूरल है लेकिन वर्ब आपके पास में क्या होगा बताओ? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से संबंधित, यस यस है तो सही, लेकिन उसका मैं, चलो मैं बता दूंगा आपको। ऑनलाइन वालों को अपन लिख के कुछ जवाब दे सकते हैं क्या? हाँ, यस यस, तो आपके पास में सूचना पहुंच जाएगी जो आप पूछ रहे हो। ठीक है, अब सुनो यहाँ पे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, यहां तक ठीक है। अब मैं लास्ट में आपको छोटा सा एक नेम करवा देता हूं, उसके बाद में अपन इसको क्या करते हैं, फिनिश करते, बाकी कल करेंगे। तो मिटा दूं इसको? अच्छा नहीं लिखा आपने, ये तो लिख लिया होगा ना ऊपर, ये वाला मिटा दो। अब देखो लास्ट में मैं केवल 5 मिनट में एक छोटा सा नियम करवा रहा हूं, और इस नियम के बाद में अपन इसको आज के लिए इतना ही करेंगे, बाद में देखेंगे। ये छोटा सा नियम आपके पास में क्या, देखो, ईच एवरी आइदर नाइदर मेनी ए, यहां से पिछली बार ग्रेड फर्स्ट में ही सवाल पूछा गया इस शब्द को लेके, और ग्रेड सेकंड में भी पूछा गया, और वो एग्जैक्ट लाइन पूछी गई जो हम हमेशा वही लिखवाते हैं। एक पोइट है जिसकी एक बहुत फेमस लाइन है इस शब्द को लेकर, जो मैं आपको भी लिखवाऊंगा, वो हूबहू लाइन पूछी गई, और एक्चुअली वो ही पूछी जाती है बार बार इससे। तो ये शब्द मेनी नहीं है, मेनी ए है, और मेनी के अंदर अंतर होता है जो तुम अपन कल बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आप इतना सीखो। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, एवरी का मतलब भी होता है प्रत्येक, अंतर क्या होता है डिटर्मिनर्स का चैप्टर में बाद में बताऊंगा दोनों में। ये आइदर इधर दोनों बोला जाता है, आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक, याद रखना, दो में से कोई एक, तीन में से कोई एक हुआ तो आइदर कभी नहीं आएगा, याद रखना, फिर कुछ और आएगा, क्या आएगा? वन ऑफ। और नाइदर का मतलब होता है दो में से कोई नहीं, लेकिन याद रखना तीन में से कोई या चार में से कोई एक नहीं, तो इसके लिए कभी भी नाइदर नहीं आएगा। तो स्ट्रिक्टली आइदर और नाइदर का प्रयोग दो में से या तो कोई एक या दो में से कोई भी नहीं के लिए आता है। एसएससी में सैकड़ों बार ये कॉन्सेप्ट आधारित सवाल पूछे गए, जबकि एरर में पूछा गया नाइदर ऑफ 5 बॉयज वॉज प्रेजेंट देयर इन द क्लास, 5 में से कोई भी बच्चा नहीं था, कैसे नाइदर आ सकता है? नन ऑफ 5 बॉयज होगा, क्यों? केवल दो के लिए आता नाइदर, और आइदर कभी भी दो से ज्यादा के लिए आ ही नहीं सकता। अब देखो आपके पास में क्या, मेनी ए, और इस मेनी ए का मतलब आप कहोगे कि एक एक कुछ नहीं होता है, इस मेनी ए का मतलब वही होता है जो मेनी का होता है। मेनी का मतलब भी बहुत होता है, इसका मतलब भी बहुत होता है, तो दोनों में अंतर क्या है वो हम कल देखेंगे। अभी के लिए आप इतना देख लो, इन सभी शब्दों के बाद में तुरंत यदि नाउन आ गया तो वो नाउन भी सिंगुलर होगा, और जो वर्ब आ गई वो वर्ब भी कैसी होगी आपके पास में? सिंगुलर होगी। ये नियम, तुरंत नाउन आ गया तो वो नाउन भी कैसा होगा और वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर। ये इंपॉर्टेंट है, ये समझना, और ये मतलब नियम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो इसको टिक भी लगा सकते हो, इंपॉर्टेंट। अब तो मैं नीचे वाले तीनों एग्जाम्पल मिटा सकता हूं, आपने लिख ली होंगी, यहां से मैं मिटा रहा हूं। और
यस। तो ये नियम ईच, एवरी, आइदर, नाइदर और मेनी ए, इसके तुरंत बाद जो नाउन आ गया वो नाउन भी कैसा होगा और वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर। एक आधा एग्जाम्पल। यस, आप पूछ रहे हैं कुछ? जी बिल्कुल, ईच का मतलब भी प्रत्येक है, एवरी का मतलब भी प्रत्येक है, लेकिन फिर भी दोनों में अंतर है, और इतना बड़ा अंतर है कि कम से कम आधा घंटा लगता है उसको क्लियर करने के लिए, क्योंकि हमारे सिलेबस में आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स दोनों है। तो जब मैं डिटर्मिनर्स आपको पढ़ाऊंगा ना, तो वहां पे ईच और एवरी का अलग से ही हम बात करेंगे। इसका मतलब एक होने के बावजूद भी बहुत बड़ा अंतर होता है दोनों में। डिटर्मिनर्स में पढ़ेंगे अपन जब अपना टॉपिक आएगा, फिलहाल अपन इस पे बात करेंगे। तो देखो ये आपके पास में, जैसे देखो आपके पास में क्या है, ईच स्टूडेंट या स्टूडेंट्स वॉज या वर प्रेजेंट इन द क्लास। अब इसका आंसर क्या होगा, ईच स्टूडेंट या स्टूडेंट्स दोनों में से आपको एक लिखना है, और यहां पर भी दोनों में से एक लिखना है, और एक और नाइदर डे या नाइदर डेज वोज या वर suitable for the trip। अब दोनों का ये आंसर बता दो, आज तो अपन इतना ही कर पाएंगे। तो ईच के बाद में स्टूडेंट या स्टूडेंट्स, शाबाश स्टूडेंट, वेरी गुड, क्योंकि नाउन सिंगुलर और वर्ब भी, तो यहां पे क्या हो जाएगा, वॉज। और यही रूल है वो नाइदर के ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो यहां पर आपके पास में क्या होगा, नाइदर डे या डेज, नाइदर डे, क्योंकि डेज तो प्लूरल हो गया, और वोज या वर, वोज, क्योंकि वर्ब भी सिंगुलर एंड नाउन भी सिंगुलर। तो आप इस तरह से इनको आप देखेंगे। आपसे एक छोटी सी एक दरख्वास्त ये रहेगी कि जितनी भी चीजें आप पढ़ते हो आप एक दो बार रिवीजन कर लिया करो। मैं आपको जो कुछ पढ़ा रहा हूं इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप केवल छोटे से नोट्स बनेंगे, इनको पढ़ना, आपके तो सवाल उसी से मिल जाएंगे, आसानी से करेंगे। अच्छी, तो फिलहाल तो मैं यहीं पे इसको फिनिश कर रहा हूं, और बाकी अपन देखेंगे कल की क्लास में। आप लिख लो, फिर मैं मिटा दूंगा। आप अभी पानी वानी पीना, आप पी सकते हो।